लाइन्स एंड एंगल्स के वॉल्यूम 2 में के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस में आपको पढ़ा रहा था और इस पर मैंने कल कई डेफिनेशंस राइट करवाई थी। आज हम उसके आगे की डेफिनेशंस को समझेंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स, इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। क्या होता है कोलिनियर पॉइंट्स? अगर 3 पॉइंट्स हैं या 3 से ज़्यादा भी पॉइंट्स हैं और वो एक सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, अगर उन पॉइंट्स को हम लोग मीट कर दें और एक लाइन बना दें और वो तीनों पॉइंट उस लाइन पे आ जाएं तो वो कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स नॉट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। अब ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, अगर मैं ज्वाइन करूँ इन तीनों को तो क्या तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये तीनों पॉइंट कौन से हैं? दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। एक्सियम्स, वैसे तो 5th चैप्टर में एक्सियम्स आपने पढ़ी थी, लेकिन हमें यहाँ आपको 4 एक्सियम्स पढ़ानी है, तो उससे पहले मैं एक्सियम क्लियर कर दूँ कि क्या होती है एक्सियम। एक्सियम्स आर द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ज्योमेट्री दैट आर ग्रांटेड विदाउट एनी प्रूफ। एक्सियम्स एक्चुअली में यूनिवर्सल ट्रुथ है, बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ज्योमेट्री हैं दैट आर ग्रांटेड विदाउट एनी प्रूफ, जिनको बिना किसी प्रूफ के ग्रांट कर लिया गया। जैसे मैं बोल दूँ आपको दिस इज़ द पेन, फिर आप इसको पेन प्रूफ ना करो, मतलब कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, बस मैंने बोल दिया आप लोग भी बोलने लगो, तो उसको हम लोग कह देंगे एक तरह से एक्सियम्स। जैसे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इसको प्रूफ करके ना देखो, बस हमने बता दिया कि अगर जो थिंग्स सेम थिंग के इक्वल हैं तो वो भी इक्वल होती हैं, तो इस तरह से वो क्या होती हैं? एक्सियम। अब 6th चैप्टर में मेन है 4 इंपॉर्टेंट एक्सियम्स हैं, मेन 4 एक्सियम्स हैं और 8 थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए भी आती हैं, कुछ थ्योरम्स मोटिवेटेड थ्योरम होती हैं, कुछ प्रूविंग थ्योरम होती हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कौन सी है, कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक्सियम्स को समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर की पहली एक्सियम है एक्सियम 6.1, लीनियर पेयर एक्सियम्स के नाम से ये एक्सियम जानी जाती है। मैंने लीनियर पेयर एंगल्स आपको समझा दिए थे पहले, कल के सेगमेंट में आप देखना, उसमें है। इफ़ a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angle so formed is 180 degree. This is a line and this is a ray OB और BO. So BO stand on AC. अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई एक रे को आप स्टैंड कर दो तो जो एंगल्स बनेंगे उन दोनों का सम क्या होगा? 180। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं कि एक से ज़्यादा रे भी आप स्टैंड कर दो तो भी सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180। तो इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एंगल AOB, एंगल COB इज इक्वल टू 180। एक्सियम नंबर 2, 6.2 जिसे बोलते हैं, वो क्या है? उसका नेम है कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। इसका नाम था लीनियर पेयर एक्सियम, एक्सियम नंबर 6.1। ठीक है, इसमें क्या था? इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। जो उसकी जस्ट अपोजिट है, कन्वर्स, इसीलिए इसमें नाम हमने क्या दे दिया? कन्वर्स। इफ़ द सम ऑफ, यहाँ पे सम 180 हुआ था क्योंकि एक रे को स्टैंड किया था। यहाँ क्या है? सम 180 पहले से ही है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180, ये गिवन है कि अगर दो एंगल का सम, ये दोनों का सम गिवन है कि ये 180 है, देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। देखो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी होती हैं? अगर एंगल AOC और एंगल BOC को देखें तो AO और CO एंगल AOC की आर्म्स है और BO और CO एंगल BOC की आर्म्स है। तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन सी हो गई? OA और OB कॉमन नहीं है, लेकिन अगर दोनों एंगल में देखें कॉमन क्या है तो OC आर्म ऐसी है जो AOC में भी थी और BO। तो नॉन कॉमन आर्म्स AO और CO एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, ऐसा इसमें कहा गया। इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180, देन कॉमा लगा हुआ है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होगी वो क्या फॉर्म करेंगी? फॉर्म अ लाइन। AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन या AB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि AO और OB नॉन कॉमन आर्म से ये लाइन बनी है। लेकिन कब ऐसा होगा? जब इन दोनों का सम कितना होगा? 180। और अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कोई एक रे स्टैंड कर दी जाए तो इन दोनों का सम 180 होगा। ये गिवन नहीं है, ये प्रूफ। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आ गए। अब हम समझेंगे नेक्स्ट एक्सियम, एक्सियम 6.3, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम।
If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal. So these are the two parallel lines, AB parallel to CD. AB and CD are the two parallel. So these are the corresponding angle. Corresponding angle क्या होता है? अगर एक ट्रांसवर्सल किसी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे तो एक एक्सटीरियर, एक बाहर का एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, और एक इंटीरियर सेम साइड का, ये दोनों एंगल्स कौन से के एंगल कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये कैसे हो जाते हैं? इक्वल। 1 2 हो जाएगा, और 3 है, ऐसी 3 से 4, देखो 4 एक्सटीरियर हो गया, 3 इंटीरियर, एक ही साइड के हैं। 3 = 4 या 4 = 3, यहाँ मैं कर दूँ, अगर मैं इसको 5 लिख दूँ तो एक एंगल और आ जाएगा, ये 5 = क्या हो जाएगा? 6, और एक एंगल और हो जाएगा, कौन सा एंगल? ये वाला। ये अगर मैं कर दूँ, उसको मैंने लिख दिया 7, तो ये इस साइड वाला 7 की साइड, ये कौन सा हो जाएगा? 8, 7 = 8। तो ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होगा। लाइंस पैरेलल नहीं है तो 1 और 2 आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट दे आर नॉट इक्वल। क्या होगा? इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होंगे? जब दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। अगर पैरेलल है तो 1 = 2, 3 = 4, 5 = 8 है, ये 6 है, 5 = 6 और 7 = 8। अब कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ, इनमें सिर्फ एक एंगल इक्वल है, ठीक है, सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, देन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो टू लाइन्स AB एंड CD कैसी होती हैं? पैरेलल टू ईच अदर। कब? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट, अब गिवन होगा इसमें कि 1 = 2, ये एंगल इक्वल है, देन AB पैरेलल टू CD। यहाँ लाइनें पैरेलल थी तो एंगल्स इक्वल थे। यहाँ एंगल्स अगर कोई एक पेयर इक्वल हो गया, कोई एंगल एक पेयर इक्वल हो गया, तो लाइन्स कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। तो एक्सियम 6.3 में बताया गया कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन दैट ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और इसमें बताया गया if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles are equal, अगर corresponding angle equal then two lines are parallel to each other, तो two lines एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल। अब हम लोग समझेंगे थ्योरम। द स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग एक्सियोम्स प्रीवियसली प्रूव्ड थ्योरम्स, डिडक्टिव रीजनिंग इज कॉल्ड थ्योरम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरम। अभी तक आप लोगों ने थोड़ा सा 8th स्टैंडर्ड तक थ्योरम लिखी होगी बुक में, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन प्रूव नहीं की होगी। यहाँ पे आप लोग उन सारी थ्योरम्स को प्रूफ करने वाले हो, एग्ज़ाम में भी प्रूफ करने को आती है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करते हैं समझिए इसको। तो थ्योरम नंबर 6.1, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम कहलाती है ये थ्योरम 6.1। तो क्या है स्टेटमेंट इस थ्योरम का? इफ़ टू लाइंस, इसको कहते हैं स्टेटमेंट, ये लिख के आएगा एग्ज़ाम में, प्रूफ करने होगा तो आगे लिख के आ जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा प्रूव दैट, और ये स्टेटमेंट लिखा होगा, और आप लोग ये सारी चीज़ें खुद से करोगे, ये गिवन, ये टू प्रूव, ये प्रूफ, ये फिगर, ये सब अपने मन से बनाओगे, ये सब तुम्हें करना, सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख के आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिख के आएगा, ऊपर लिखा होगा टू प्रूव। तो समझो कैसे थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम आप लोग प्रूव करने वाले हो, इससे पहले कभी 9 से पहले बच्चों ने थ्योरम प्रूव नहीं की होती है, तो बहुत ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को समझूंगा, इसी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, इसी स्टेटमेंट के अंदर प्रूव है, तो इस स्टेटमेंट को समझो। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कॉमा, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। ये कहा गया, ये कॉमा लगा है, कॉमा से पहले का पोर्शन गिवन है, कॉमा से बाद का पोर्शन जो होता है वो टू प्रूव होता है। तो इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, AB एंड CD टू लाइन्स है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 1, ये 2, सपोज ये वाला 3,
ये वाले एंगल को मैं नेम दे दे रहा हूँ 4, ये इक्वल हो गया। तो गिवन में लिख लो ए बी कॉमा सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, और एक चीज़ और लिख लो, एंगल ए ओ सी को कौन सा एंगल माना 1, एंगल बी ओ डी को 2। ये नंबर्स लिखने से थोड़ा इजी हो जाता है, ना लिखना हो नंबर तो ना लिखना। बी ओ सी 3, ए ओ डी, बी ओ सी एंगल है 4, ये कौन सा है 3। टू प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल मीन्स 1 इक्वल टू 2, और सेकंड प्रूफ है 3 इक्वल टू 4। तो अब प्रूफ के टू प्रूफ में आएगा जो चीज़ प्रूफ करनी होती है, अब हेडिंग डालेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में लिखेंगे रे सी ओ स्टैंड्स ऑन ए बी। सी ओ काय पे स्टैंड्स है ए बी पे, तो 1 + 4 इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल 1 + 4 इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से कैसे, लीनियर पेयर एक्सियोम। एक्सियोम नंबर 6.1 में हमने पढ़ा था, इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। तो उसी से लीनियर पेयर एक्सियोम से मैंने लिख दिया, क्योंकि सी ओ रे स्टैंड थी ए बी पे, तो 1 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट रे बी ओ स्टैंड्स ऑन, बी ओ का पे स्टैंड्स है सी डी, सो एंगल 4 + 2, 4 और 2 का सम इक्वल टू, ये भी काय से एल पी ए, लीनियर पेयर एक्सियोम 1 2 4 + 2 इक्वल टू, बिकॉज बी ओ स्टैंड्स ऑन सी डी। अब लिखो रे, अभी सीरियल से चलते हैं, सी ओ लिया था बी ओ, अब ओ डी या डी ओ स्टैंड्स ऑन, बी ओ स्टैंड्स ऑन ए बी, डी ओ ए बी पे स्टैंड्स, डी ओ ए बी पे स्टैंड्स है 2 + 3 इक्वल टू 180। दिस इज थर्ड इक्वेशन, ये भी काय से एल पी ई। अब लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही इक्वेशन को देखो, फर्स्ट और सेकेंड को। तो फर्स्ट और सेकेंड में आप लोग क्या देखेंगे, क्या सिमिलैरिटी है फर्स्ट और सेकेंड में। 1 + 4 का सम भी 180 है, और 4 + 2 का सम भी कितना है 180। तो 1 + 4 इक्वल टू 4 + 2, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 2। एक चीज़ तो ये प्रूव हो गई। यहाँ मैंने क्या लगाया, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। 5th चैप्टर में आपने एक्सियोम याद की थी कि 1 + 4 का सम 180 है, ठीक है। अगर और यहाँ भी 4 + 2 का सम भी क्या है 180। अगर ये दोनों थिंग्स के राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों 180 के इक्वल है, तो ये दोनों थिंग भी कैसी हो जाएंगी इक्वल। 1 + 4 इक्वल टू 4 + 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 2। और इसी में हम लोग कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड करो, चाहे सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड करो, सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड में क्या होगा, 4 + 2 भी 180 के इक्वल, 2 + यहाँ हो जाएगा 4 + 2 इक्वल टू 2 + 3। तो 2 से 2 कैंसिल, 4 इक्वल टू 3, हैंस प्रूव्ड।
यही तो हमें प्रूफ करना था। हम लोगों की प्रूविंग में क्या था, प्रूविंग थी कि 1 = 2 और 3 = 4, तो 1 = 2 और 3 = 4 या 4 = 3। तो ये रही फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे की थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फेयर नोट में कंप्लीट करके अच्छे से फेयर बना लीजिए और सीख लीजिए थ्योरम कैसे प्रूव करने को आता है, जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। और अगर ये थ्योरम्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई तो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।